Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लेकिन आज जिस तरीके से सूची आई है और बालकृष्ण चौहान को टिकट मिल गया है, तो बालकृष्ण चौहान निश्चित रूप से अगर कुछ भी वोट अगर प्रभावित करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रभावित करेंगे। ये दगा कारतूस नहीं है, इनके आने से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि ठीक है, दारा सिंह चौहान उनके साथ हैं, कुछ वोट की भरपाई करेंगे दारा सिंह चौहान, लेकिन दारा सिंह चौहान स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मायावती ने एक बंद कमरे में स्लो पॉइजन देने का काम किया। हालांकि स्लो पॉइजन इस बार काफ़ी चर्चा में रहा। ये स्लो पॉइजन है जो उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं। आजमगढ़ सहित मऊ की जो 6 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, ये स्लो पॉइजन का काम करेंगे इस बार। ऐसे में मैं कह सकता हूँ, जो स्थिति देख रहा हूँ मैं धरातल पर, कि मुख्तार अंसारी ने उनकी ज़िंदगी में जो प्रभाव नहीं रहा होगा, उनकी मौत के बाद ऐसा असर घोसी लोकसभा की सीट पर मैं देख रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूँ आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं और हमारे साथ मऊ के तमाम पत्रकार भी हैं। आपको बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की एक सूची आई है, जिसमें मऊ की घोसी लोकसभा सीट से बसपा ने बालकृष्ण चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। बालकृष्ण चौहान 1999 में बसपा के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़े और वह विजयी रहे। उसके बाद सन 2004 में एक बार फिर वह मऊ की इस सीट से बसपा से प्रत्याशी बने, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2012 में पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और यह समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन सन 2018 में यह एक बार फिर से समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हुए और जब इन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो फिर यह दल बदलते हुए कांग्रेस में चले गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह कांग्रेस के टिकट पर घोसी लोकसभा से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। इस समय हमारे साथ तमाम पत्रकार मौजूद हैं। जब बालकृष्ण चौहान प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं तो हम इनसे बातचीत करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से राजू राय प्रत्याशी हैं, वही एनडीए गठबंधन में सुभाष सपा प्रत्याशी अरविंद राजभर मैदान में हैं और अब बसपा ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो क्या रहेगा चुनावी समीकरण बालकृष्ण चौहान के बसपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में आने पर? क्या नाम है आपका? प्रवीण राय। बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है बालकृष्ण चौहान को, किस तरह से देख रहे हैं? क्या किस पे असर पड़ने वाला है? जीत और हार किसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये, या क्या रहेगा समीकरण? जाहिर सी बात है, जैसा कि अभी ओम प्रकाश राजभर बोले थे कि मैं बसपा का टिकट सेट करवा दिया हूँ। कई बार इस पे चर्चा हुई, कई चैनलों पे चर्चा हुई कि जो घोसी लोकसभा की सीट है अब बहुजन समाज पार्टी पे डिपेंड करती है कि जिसको टिकट मिलेगा वो कैसे। जैसे आपको व्याख्या करके बता दें कि लग रहा था कि मुस्लिम को टिकट मिलेगा, जैसा बहन जी लगातार 7 मुस्लिमों को टिकट दी, तो ओम प्रकाश राजभर भी अपने बयान में कहे इशारों में कि मैं टिकट सेट करवा दूँ, मतलब किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। यहाँ पे नगर पालिका चेयरमैन अरशद जमाल वो भी प्रबल दावेदारी कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि टिकट मुझे मिलेगा। लेकिन आज जिस तरीके से सूची आई है और बालकृष्ण चौहान को टिकट मिल गया है, तो बालकृष्ण चौहान निश्चित रूप से अगर कुछ भी वोट अगर प्रभावित करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रभावित करेंगे। एक तो चौहान है, चौहान बिरादरी का भी यहाँ पे अच्छा खासा मत है, इसलिए कि लगातार 3 बार, लगातार ना कहें गैप करके भी 3 बार यहाँ चौहान सांसद रह चुका है। जितना राजभर है लगभग समथिंग उतना चौहान है। तो अब इस रूप में अगर देख रहे हैं बालकृष्ण चौहान जो भी अगर नुकसान करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान करेंगे। दारा सिंह चौहान भी बीजेपी में है, कैबिनेट मंत्री हैं, तो चौहान वोटरों को साधने में कितनी सफलता मिलेगी, या बालकृष्ण चौहान बड़ा डेंट लगाने जा रहे हैं बीजेपी को? देखिए, बहुत स्पष्ट और जाहिर सी बात है कि जिस भी बिरादरी का कैंडिडेट लड़ता है उस बिरादरी के लोग वहाँ चले जाते हैं। पूर्वांचल है, यहाँ पे विकास के नाम पे कोई राजनीति नहीं होती। आज के डेट में भी जब पूरा देश विकास विकास चिल्ला रहा है तो पूर्वांचल खास तौर से ऐसी स्थिति में रहता है कि घोर जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। जिस बिरादरी का कैंडिडेट यहाँ लड़ता है, थोड़ी भी अगर मजबूत स्थिति में रहता है तो उस बिरादरी के मैक्सिमम लोग उधर चले जाते हैं। तो दारा सिंह चौहान नेता जरूर है, वो खुद चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। अगर वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ते तो उनके साथ मैक्सिमम रहते, यह ज़्यादा संभावना है या थी। लेकिन अगर एक चौहान बड़ी दमेदारी के साथ, जबकि एक बार सांसद भी रह चुका है, उसके अपने जनाधार भी हैं और वो लड़ रहे हैं इस सीट से, तो निश्चित रूप से चौहान बिरादरी का मैक्सिमम वोट तो उनके साथ रहना ही चाहिए। तो चौहान बिरादरी से कैंडिडेट घोषित हुए हैं और जैसा कि हमारे साथी पत्रकार बता रहे थे कि बिरादरी की वजह से, जो कि पूर्वांचल है और खासा प्रभाव होता है,
जब बिरादरी का प्रत्याशी होता है। कितना सहमत हैं आप, और बालकृष्ण चौहान के आने से क्या समीकरण चुनावी आप देख रहे हैं अब? देखिए, बालकृष्ण चौहान जो हैं वो पूर्वांचल में चौहानों के पहले नेता हैं जो संसद में पहुँचे थे। इधर से मऊ, आजमगढ़, बलिया में अगर बात किया जाए तो बालकृष्ण चौहान पहली सांसद हैं जो पहुँचे थे। और वो मऊ की घोसी सीट पे, जहाँ भूमियारों की पक्की पकड़ थी और जहाँ पे एक बार केवल बाबू साहब हुए थे, बाकी बार भूमियार हुए थे, उस सीट पे ये काशीराम और मायावती के प्रयोग पर बालकृष्ण चौहान यहाँ पे सफल हुए थे। और कहीं ना कहीं मानिए, अगर अपने मऊ जनपद की बात करें तो यहाँ चौहान समाज के दारा सिंह चौहान भी नेता आते हैं। पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में राज्यपाल फागू चौहान भी यहाँ पे चौहान समाज के नेता के रूप में आते थे। और यहाँ वर्तमान में जो बालकृष्ण चौहान है वो भी चौहानों के नेता हैं। इनकी पकड़ बहुत देश के चौहान समाजों में दूर दूर तक है, अभी भी है। और इनको बहुत से लोग दगा कारतूस समझ रहे हैं कि ये चौहान समाज के दगा कारतूस है, लेकिन नहीं, प्रवीण जी की बात से मैं यहाँ सहमत हूँ कि ये दगा कारतूस नहीं है। इनके आने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि ठीक है, दारा सिंह चौहान उनके साथ हैं, कुछ वोट की भरपाई करेंगे दारा सिंह चौहान जी, दारा सिंह चौहान, लेकिन दारा सिंह चौहान स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वे अपना प्रयास करेंगे, लेकिन बालकृष्ण चौहान की जो मजबूती है, जो गांव में, क्षेत्रों में, जनता में, उनके समाज में उनकी अपनी पकड़ है, और उनकी उम्र कह लीजिए कि ये उनका आखिरी चुनाव है। तो कहीं अगर ये जनता के बीच में बोलेंगे कि मेरा आखिरी चुनाव है अपने समाज के बीच में, तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये आप जानते हैं। लगातार बातें आती रहती थी इसके पहले कि बसपा बीजेपी की बी टीम, अभी आजमगढ़ में प्रत्याशी, मऊ में प्रत्याशी, चंदौली में, क्या लग रहा है इन सूचियों को देखने के बाद क्या लग रहा है? देखिए, बसपा के प्रति जो अफवाह फैलाया जाता है कि बसपा भाजपा की बी टीम है, लेकिन ये जो प्रत्याशियों को देख के ऐसा लग रहा है कि बंद कमरे से बैठ के मायावती इतना बड़ा काम कर रही हैं कि वो अकेला न बहुत ज़्यादा चुनाव, न बहुत ज़्यादा बयान, न बहुत ज़्यादा प्रचार, लेकिन अपनी सोशल टीम से ऐसी एक प्रयोग करके ऐसे प्रत्याशी उतार दे रही हैं कि भाजपा की कड़ी मेहनत, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कितने लोगों की कड़ी मेहनत, बना बनाया टीम, जो पूरा वो क्या कहते हैं कि खेल के मैदान में जो अपनी गोटी फिट कर रहे हैं, मायावती एक बार में कहीं ना कहीं सबकी गोटी को तोड़ दे रही है और नुकसान पहुंचा रही हैं। तो मायावती बंद कमरे में सोशल इंजीनियरिंग को लेकर जिस तरह से प्रत्याशियों को उतार रही हैं, क्या कहना है आपका? बालकृष्ण चौहान जो बसपा के कैंडिडेट हैं, आए हैं, तो कितना असर डालेंगे? जैसे कि बीएसपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, जातिगत समीकरण को देखते हुए चौहान समाज के एक प्रत्याशी को उतारा है, तो हमको नहीं लग रहा है कि कुछ इनके ऊपर विशेष असर पड़ेगा, क्योंकि जो दारा सिंह चौहान वो कैबिनेट मंत्री हैं और बीजेपी सत्ता में है, तो हमको नहीं लग रहा है कुछ असर पड़ेगा इनके आने से। क्या नाम है आपका? नौरतन शर्मा। नौरतन जी, आपको क्या लगता है? बसपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, अब तीनों एनडीए, इंडिया और बहुजन, अब बसपा के प्रत्याशी के मैदान में आने के बाद किस तरह के समीकरण देख रहे हैं? कितना किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ये? जी, देखा जाए जो हमारे और दो वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने बताया कि मायावती ने एक बंद कमरे में स्लो पॉइजन देने का काम किया। हालांकि स्लो पॉइजन इस बार काफ़ी चर्चा में रहा। ये स्लो पॉइजन है जो उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं। आजमगढ़ सहित मऊ की जो 6 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, ये स्लो पॉइजन का काम करेंगे इस बार। क्योंकि देखा जाए, मायावती जितनी बार लड़ी हैं, दमदारी के साथ लड़ी है, और कहीं ना कहीं जो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो इन जो प्रत्याशियों की घोषणा की गई है बसपा द्वारा, ये देखकर समझा जा सकता है कि कितना भीतरी घाव देने का काम मायावती ने किया है। हालांकि देखा जाए कि ये चुनाव सपा और भाजपा के लिए भी काफ़ी टक्कर का होगा। ये नहीं कह सकते चौहान बिरादरी को प्रभावित करने का काम तो वो करेंगे ही, क्योंकि देखा जाए पूर्वांचल में जो जातिवाद है, अपना है, पराया है, अपनी जाति का, ये काफ़ी चलता है। तो क्या यह माना जाए कि सपा को फायदा पहुंचने वाला है बालकृष्ण चौहान के बसपा उम्मीदवार बनने के बाद? सपा को भी पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा और इसका भाजपा को भी पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। और कहीं ये स्लो पॉइजन इतना घातक निकल जाए कि यहाँ से जो विधानसभा की सीट है वो बहुजन समाज पार्टी जीत का दावा जीत हासिल ना कर ले, तो इसलिए दोनों पार्टियों को काफ़ी संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी पुराने नेता, और जैसा कहा गया कि अगर वो खुले मन से कहते हैं, भावनात्मक खेल खेलते हैं कि अरे ये चुनाव मेरा लास्ट है और मैं अगला चुनाव नहीं देख पाऊँगा, तो इस तरह की बातें भी कहीं ना कहीं जो इनका जातिगत समीकरण है उसे अपने आप अपनी ओर खींचने का तो काम करेगा ही।
और रही मुस्लिम वोटरों की बात, तो अगर मुस्लिम प्रत्याशी आता तो मुस्लिम वोटर को अपने ओर खींचता, लेकिन जो बहुजन प्रेमी है, जो समाजवादी का भी कुछ वोट काटने का काम बहुजन समाजवादी पार्टी करेगी, कुछ जो बीजेपी के वोट्स थे, चौहान वोट्स थे, वो भी कहीं ना कहीं इधर कटते हुए नजर आएंगे। तो काफ़ी रोमांचक ये चुनाव होने वाला है इस बार। हमारे साथ युवा पत्रकार भी शामिल हैं, कुछ उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको, अब सियासी समीकरण मऊ की घोसी सीट पर तीनों प्रत्याशी मैदान में हैं, बसपा से बालकृष्ण चौहान आ गए हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बसपा के प्रत्याशी से जाहिर सी बात है, बसपा ने अब तक प्रत्याशी नहीं दिया था, अब प्रत्याशी दे दिया, और उस बसपा के प्रत्याशी के आने के बाद ही चुनाव की दिशा और दशा तय होनी थी कि किस ओर ये चुनाव जाएगा घोसी लोकसभा का। और अब घोसी लोकसभा में बसपा ने जो प्रत्याशी दिया, इससे पहले ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि उन्होंने बसपा का टिकट सेट कर दिया है और वो सपा के गले की फांस बन जाएगा। ऐसा माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी घोसी लोकसभा से मुस्लिम उम्मीदवार दे सकती है, तो वास्तव में सपा के गले की फांस बन जाता शायद। लेकिन अभी जो बसपा ने प्रत्याशी दिया है वो बालकृष्ण चौहान है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बना के चौहान समाज का एक बड़ा चेहरे के तौर पे पेश किया, ताकि चौहान समाज के जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनमें सेंध लगाई जा सके। लेकिन ऐसे में बसपा ने जब चौहान समाज का ही एक प्रत्याशी दे दिया है, तो प्रत्याशी के आ जाने से चौहान समाज के भाजपा को नुकसान पहुंचने वाला है बसपा के प्रत्याशी के आने से। और ऐसे में आपने देखा अभी जो एक इंसिडेंट हुआ, मुख्तार अंसारी परिवार का बड़ा प्रभाव माना जाता है घोसी लोकसभा की इस सीट पे, और ऐसे में मुख्तार अंसारी का भी निधन हो गया, जिसके बाद आपने देखा होगा किस तरीके से विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, वो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कई नेता पहुंचे, छोटे बड़े, अखिलेश यादव स्वयं अंसारी परिवार के फाटक तक पहुंच गए, और किस तरीके से बिल्कुल उनके कंधे से कंधा मिला के उन्होंने जो आरोप लगाया, उस आरोप में भी एक सुर में अखिलेश यादव ने उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाया। तो इन तमाम चीज़ों को क्योंकि जानते हैं सभी लोग कि अंसारी परिवार का क्या प्रभाव है घोसी लोकसभा में या पूर्वांचल के मतदाताओं पे, और ऐसे में मैं कह सकता हूँ जो स्थिति देख रहा हूँ मैं धरातल पर, कि मुख्तार अंसारी ने उनकी ज़िंदगी में जो प्रभाव नहीं रहा होगा, उनकी मौत के बाद ऐसा असर घोसी लोकसभा की सीट पर मैं देख रहा हूँ। कुछ और पत्रकार हैं, क्या नाम है आपका? जी, नाम तो विनय श्रीवास्तव मेरा नाम है। विनय जी, किस तरह से देख रहे हैं बसपा उम्मीदवार के मैदान में आने के बाद? देखिए, घोसी लोकसभा का चुनाव इस वक्त जो सरगर्मियाँ बढ़ी हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। चूँकि अभी तक 2 प्रत्याशी घोषित हुए थे, तीसरे प्रत्याशी कोई नामों घोषणा नहीं होती, मगर आज जब मायावती जी ने आज सीटों की घोषणा की, जिसमें बालकृष्ण चौहान का नाम आया है, और ये मायावती जो होती हैं बड़ी, जो अभी एक हमारे पत्रकार ने कहा है कि जिसे स्लो पाई जाए, तो उनकी कहना सही है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो बालकृष्ण चौहान आए, जिनको हमेशा सांसद बनने की चाह रही, सांसद बनने के चाह में इन्होंने कई बार बीएसपी सपा और कांग्रेस, और फिर अंत में जाकर फिर भाजपा की वापस आ गए लौट गए। ऐसे में मायावती जी ने जो गेम खेला है, बहुत ज़बरदस्त गेम खेला है, और लोगों को खासतौर से भाजपा और सपा को एक जोरदार चोट पहुँचाई। चूँकि मायावती इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़े हैं, विधानसभा के चुनाव तो लड़ा नहीं था, इस वास्ते इन्होंने जो समय गंवाया, जो अपना समय नुकसान किया, जितने प्रत्याशी थे, जो सांसद थे, कितने तो निकल गए, परंतु जो जिस हिसाब से नई टीम अपनी घोषणा करके चली, नए लोगों को मेंबर बना रही है, नए लोग प्रत्याशी बना रहे हैं, उसका असर खास ने चुनाव में पड़ेगा और बीएसपी को फायदा। क्या नाम है आपका? कमलेश पाल नाम है। किस तरह से देख रहे हैं बालकृष्ण चौहान के आने के बाद, किसको फायदा, किसको नुकसान पहुंचने वाला है, क्या समीकरण बन रहे हैं अब? जैसे देखा जाए तो घोसी लोकसभा सीट की बालकृष्ण चौहान की बात की जाए तो बालकृष्ण चौहान जो है हमेशा पार्टी बदलते रहते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि बरसात मेढक, पीला मेढक, जब बरसात आ जाता है तो लोग कूदना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसी तरह बालकृष्ण चौहान भी हैं। और बालकृष्ण चौहान लड़ने से देखिए ना तो सपा को फ़ायदा है, ना तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। दोनों कैंडिडेटों को बहुत मुश्किल करना पड़ेगा। और देखा जाए तो यहाँ भाई बीएसपी के कैंडिडेट मजबूत भी है। तो कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र वर्मा। जितेंद्र जी, किस तरह देख रहे हैं? आपने अभी अपने साथियों की बात सुनी, हमने चर्चा की, अभी क्या चुनावी समीकरण लग रहे हैं घोसी सीट पे? देखिए, मायावती ने जो बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया है, एक तरह से मानिए उसने हुकुम का इक्का फेंक दिया है। फेंका किस वजह से है? 4.5 लाख दलित वोट, 2 लाख करीब हैं इसमें चौहान वोट, यानी कुल टोटल हो गए 6.5 लाख वोट। अगर आपका 60% भी या 50% भी उठता है तो 3.5 लाख वोट करीब ये है। तो ये 3.5 लाख वोट में से अगर बालकृष्ण चौहान को भी 2 लाख वोट मिल जाते हैं, मुझको तो ये भी लग रहा है कहीं बालकृष्ण चौहान इन दोनों प्रत्याशियों से आगे न निकल जाएं।
तो ये थे हमारे साथ मऊ जनपद के तमाम पत्रकार जिन्होंने बसपा के कैंडिडेट की घोषणा के बाद जब इंडिया एनडीए के भी प्रत्याशी घोषित हो चुके थे तो उन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है, ज़्यादातर लोगों का, कि बसपा सुप्रीमो ने बालकृष्ण चौहान को मऊ की घोषित सीट से अपना प्रत्याशी बनाकर तुरुप का जो हुकुम का एक्का होता है वह खेला हुआ कार्ड खेला है और बड़ी संख्या में चौहान मतदाता यहाँ हैं। तो चूँकि पूर्वांचल है और जाति और बिरादरी के नाम पे तमाम लोग यहाँ वोट करते हैं और बालकृष्ण चौहान इसके पहले पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, पुराने नेता हैं, उम्र के आखिरी पड़ाव पे है और सारे लोगों का कहना भी है कि वो क्षेत्र में जाएंगे और कहेंगे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जब उनके बेटे का टिकट फाइनल हो गया था यहाँ से, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने बसपा के प्रत्याशी को सेट कर दिया है और वह समाजवादी पार्टी के गले की फांस बन जाएगा। तो यह कयास लगाया जा रहा था कि मऊ से किसी मुस्लिम चेहरे को बसपा अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन वह सारे कयास अब ख़त्म हो गए हैं और मायावती ने जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग को फॉलो करते हुए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है और उसमें मऊ की घोषित लोकसभा सीट से उन्होंने बालकृष्ण चौहान को उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सीट पर जो लड़ाई है वह दिलचस्प हो जाएगी। और कुछ का कहना है कि यह लड़ाई त्रिकोणीय भी हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में बसपा के जो वोटर हैं वो हैं चौहान वोटर हैं। तो कुल मिला के अब जो स्थिति है वह पत्रकारों की राय ने बताया है कि यहाँ पे ये स्थिति है कि भाजपा को नुकसान पहुँच सकता है। अब आने वाले चुनाव नतीजे के बाद यह सामने आएगा कि क्या बालकृष्ण चौहान के प्रत्याशी बनने के बाद उन्होंने किसको नुकसान पहुंचाया, किसको फ़ायदा पहुंचाया, या फिर मायावती जो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही हैं, कहीं न कहीं से वह जीतें या हारें यह तो अलग बात है, वह अपने जो जनाधार था इसके पहले जो लगातार हो रहा था कि मायावती जनाधार खोती जा रही हैं, वो जनाधार अपने वोट बैंक को साधने की जुगत में इस तरह के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही है। अब आने वाले चुनाव परिणाम के बाद स्थिति साफ होगी। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।